हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को द EDU24 ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी साइंस का शानदार 100 प्रश्न लेकर आ रहे हैं और इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जो है इस साइंस का जो 100 प्रश्न है उसी में से हम लोग 60 प्रश्न कर चुके हैं और 61वां प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। और ये हम लोग हमें खास करके काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और प्यार बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से आप प्यार बनाए रहिए और रखिए और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे और आप लोगों को आपके ज्ञान में वृद्धि लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 61 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। कौन सी हड्डी है? फीमर। ठीक है। टिबिया जो होता है, टिबिया हमारा पैर में होता है, टिबिया हड्डी जो है हमारे पैर में होता है। ठीक है। ये इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमरस हड्डी दे दिया, पूछेगा कहाँ मिलता है। ह्यूमरस हड्डी जो है वो कहाँ मिलता है, तो ह्यूमरस आपके यहाँ पे बाह में कहाँ मिलता है, बाह में मिलता है ह्यूमरस हड्डी। रेडियस जो है ये भी आपका यहाँ पे मिलता है, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना यहाँ पे मिलता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका 62 नंबर सवाल है कि कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है। पित्त का उत्पादन करता है। तो पित्त जो है वो मुख्य रूप से आपका जो वसा होता है उसके पाचन में सहायक होता है। और पित्त का निर्माण जो है वो कहाँ से होता है? लीवर से होता है। कहाँ से होता है? लीवर से। पैंक्रियाज के बारे में बताया था कि पैंक्रियाज के अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो किसको कंट्रोल करने में मदद करता है? हमारे रक्त में जो शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, उसको कंट्रोल करता है। और इसी के कमी से, ठीक है, ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन के कमी से ही क्या हो जाता है? डायबिटीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देख लीजिए, स्टोमक है, अमाशय में भोजन का पाचन होता है, 4 घंटा रुकता है, वो 4.5 घंटा 5 घंटा भोजन रुकता है। किडनी के बारे में हम बता चुके हैं कि किडनी जो है वो क्या करता है? ब्लड को छानने का काम करता है, छान करके ब्लड को शुद्ध करता है। जबकि एयर को, ऑक्सीजन को मिला करके शुद्ध करने का काम हमारा फेफड़ा करता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मछली का श्वसन अंग कौन है? तो मछली का श्वसन अंग हो जाएगा आपका गिल्स। क्या हो जाएगा? गिल्स। मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? गिल्स। हम लोग का श्वसन अंग क्या है? मानव का श्वसन अंग क्या है? क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यह पूछा गया कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र है ना, तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। पेन हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। यहाँ पे मिला लीजिएगा इसको, न्यूरॉन। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पूछा गया है कि अनुवांशिकी का जनक कौन है। तो अनुवांशिकी का जनक कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल। यानी यहाँ पे हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। चार्ल्स डार्विन कौन है? विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब इन्होंने ही लिखा है। ठीक है। और बार बार पूछा जाता है किताब के बारे में। उसके बाद है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर जो है वो किण्वन का खोज किया था। पास्चुराइजेशन, दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है उसका खोज किया था। ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग 66 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण होता है HIV वायरस। एड्स का कारण क्या होता है? HIV वायरस होता है। जीवाणु के कारण हैजा, टाइफाइड, ये सब रोग होता है। ठीक है। कवक है तो कवक, गंजापनी सब जो होता है वो कवक के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण जो है वो मलेरिया, ये सब जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि स्वाद के लिए संवेदी अंग कौन है। तो स्वाद के लिए संवेदी अंग कौन होता है? हम लोग किससे स्वाद लेते हैं? जीभ से लेते हैं। किससे लेते हैं? जीभ से लेते हैं। ठीक है। जीभ से लेते हैं स्वाद। अब आते हैं 68 नंबर प्रश्न पे। तो पूछा कि कौन संचारी रोग नहीं है। तो संचारी रोग हमारा मधुमेह नहीं है। संचारी रोग हमारा कौन नहीं है? मधुमेह नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रैपिड फायर में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। एग्जाम को देखते हुए हमको जल्दी जल्दी करवाना पड़ा है, वरना फिर अगर टाइम मिलता है तो हम लोग फिर बाद में इसको विस्तार से करेंगे। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो इसका होता है 120/80। क्या होता है? 120/80। अब 70 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखते हैं कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन है। तो मास्टर ग्रंथि कौन होता है? जैसे मास्टर क्या करता है? बच्चों पे नियंत्रण रखता है। उसी तरह से यहाँ पे मास्टर ग्रंथि जो हो जाएगा ये हमारा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है? अन्य ग्रंथियों पे क्या करना? नियंत्रण रखना। इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इस पर भी नियंत्रण रहता है किसका? हाइपोथैलेमस का। किसका? हाइपोथैलेमस का। तो उसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
71 नंबर पे है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय कितनी परतों में विभाजित है? तो ये 5 में विभाजित है। कितना विभाजित है? 5 लेयरों में विभाजित है। पहले है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल और फिर है बहिर्मंडल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 72 नंबर, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है वो उसका कंबल की तरह व्यवहार, इसका व्यवहार होता है ओजोन परत का, और यह जो है हमको अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है, पराबैंगनी किरण, इससे बचाने का काम करता है। यदि यह अगर हमारे शरीर के त्वचा पे पड़ता है, शरीर पे पड़ता है, तो स्किन डिजीज हमको हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बचाव का काम करता है। कौन? अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 इसका सूत्र होता है। ठीक है, ब्यूटेन के बारे में बता दिए कि ब्यूटेन प्रोपेन जो होता है वो LPG का मुख्य घटक होता है। LPG जिसका यूज हम लोग घर में जो गैस होता है खाना बनाने के रूप में करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। अब है अगला क्वेश्चन 74 नंबर की, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापने का यंत्र होता है हमारा सिस्मोग्राफ। कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। अब यहाँ ध्यान दे लीजिए, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दबाव को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ग्रह कितने हैं सबसे पहले बताइए, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ग्रह कितने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह को हम लोग सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, चमकीला ग्रह कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। ठीक है, शनि के पास अपना छल्ला होता है, छल्ला रिंग होता है शनि के पास। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 76 नंबर, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। ठीक है, सोडियम को जो है हम लोग जलने से बचने के लिए कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कि संपीड़ित CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो CNG का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर LPG के बारे में पूछे कि LPG का पूरा नाम क्या होता है, तो बोलिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, 78 नंबर सवाल पे आते हैं। द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस इज, बोला कि प्रकृति में सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? आसान है, हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? पढ़ चुके हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर के बारे में क्या बताया है? कि वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापता है, तापमान को मापता है। मैनोमीटर जो है वो वायु की गति को मापता है। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, समुद्र तल पर जल का क्वथनांक कितना होता है? सॉरी, जल का क्वथनांक जो है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जल जो है वो खौलना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आता है। आगे है न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वो उसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ए, जड़त्व का नियम कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण नियम कौन दिया था? न्यूटन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, पूछा कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो पक्षी का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। बोटनी में हम लोग पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। ऐसे बी कम्प्लेक्स होता है, B1 का रासायनिक नाम थाइमिन होता है। ठीक है, और सी का नाम तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। विटामिन डी का नाम क्या? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तापमान का सही मात्रक क्या है? तापमान का सही मात्रक क्या है? तो तापमान का सही मात्रक होता है, क्या होता है? केल्विन।
क्या होता है तापमान का SI मात्रक? केल्विन होता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सा है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में मिलता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा। कौन सा धातु होता है? लोहा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। क्या हो जाता है? एनीमिया। और इसी की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पूछा गया कि शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन, शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। किण्वन। किण्वन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। पहले भी बता चुके हैं, किण्वन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर में। ऑक्सीडेशन है, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, बाकी सब हटता है, इलेक्ट्रॉन हो या हाइड्रोजन हो हटता है। ठीक है। डिस्टिलेशन जो होता है वो जल के शुद्धिकरण के लिए होता है। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन भागता है, बाकी सब जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 88 नंबर। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। पूछा गया कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति, जिसको हम लोग जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। अर्थ को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, सैटर्न छल्ला वाला ग्रह है, रिंग वाला ग्रह। पूछता है रिंग वाला ग्रह कौन है, तो सैटर्न हो जाएगा। नेपच्यून जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल पूछा गया कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। अच्छा, बी नंबर में क्या है? C12H2211। ये चीनी का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? चीनी का, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सी नंबर में देख लीजिए, एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। एल्कोहल यानी शराब, जिसको हम मतलब कि जिसको लोग पीता है। और ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 90 नंबर। यहाँ पे है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना क्या कहलाता है? मुड़ना। कहता है कि मुड़ गया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जा रहा था तो क्या हो गया? मुड़ गया। तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? परावर्तन में टकरा के लौटता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आता है। पूछा कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानता है? ये पहले भी बता चुके हैं। गुर्दा, किडनी। किडनी जो होता है वो ब्लड को क्या करता है? छान करके शुद्ध करता है। उसमें जो अशुद्धियाँ होता है उसको छान करके पेशाब के माध्यम से क्या बाहर कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किडनी। हार्ट के बारे में बता दिए, ये पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, और यकृत के बारे में, ये प्रयोगशाला है, रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है, यहाँ से आपका यूरिया का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? यूरिया हो गया, पित्त हो गया, ये सब का निर्माण होता है लीवर से। ठीक है, लंग्स हो गया, वो श्वसन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा विद्युत आवेश का SI मात्रक। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, पहले बता चुके हैं। ठीक है, वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का SI मात्रक होता है। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? बता चुके हैं, घेगा। क्या होता है? घेगा रोग। एनीमिया जो होता है वो शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक खींची हुई रबर बैंड में संचित ऊर्जा क्या है? तो कोई इसको खींच के रखा गया है, खींच के रखा गया है, ये अस्थिर है, तो इसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम ये कलम को उठाए हुए हैं ऊपर, इसमें कुछ ऊंचाई है लेकिन ये रुका हुआ है ना, तो इसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा।
ठीक है, यहाँ पे बोला कि रबर बैंड को हम खींच के रखे हुए हैं, कौन सा ऊर्जा हो जाएगा इसमें? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बहता हुआ पानी में कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 96, 96 नंबर। अवतल दर्पण द्वारा बनी वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कब होगी? न्यूनतम दूरी मतलब होगा, तो न्यूनतम दूरी कितना हो सकता है? 0। कितना हो सकता है? 0। और अवतल दर्पण का बात किया है, अवतल दर्पण में हम लोग अगर देखें तो मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, क्या है? ये आपका हो गया ध्रुव हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। ठीक है, और यहाँ पे आपका एफ हो गया। ठीक है, एफ यानी फोकस दूरी। ठीक है, तो इसको हम लोग अनंत मान लेते हैं। अनंत पे जब किसी वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु को हम रख दिए, ठीक है, तो अनंत पे जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है हमारा कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे। यह अवतल दर्पण की घटना है। वस्तु को अगर अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। और उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। अब एक हिस्सा और इसको घसकाइए इधर। अब क्या हो गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी वक्रता केंद्र से परे। अब इसको भी एक एक घसका दीजिए, एक एक स्टेप। ठीक है, जब अनंत अनंत और हम क्या कहाँ पे रखे प्रतिबिंब को? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा? उल्टा। और उल्टा वाला जो होता है वो वास्तविक होता है। कैसा होता है? उल्टा वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। फिर एक स्टेप यहाँ लाइए घसका के, इसको ले आइए यहाँ पर। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? वक्रता केंद्र पे ही चला जाएगा। ठीक है, और ये लगभग बराबर होगा। क्या होगा? एक था यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे वस्तु दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दोनों एक के जगह आ गया है, तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो वही पूछ रहा था कि अवतल दर्पण द्वारा बनी वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कब होगी? जब दोनों एक के जगह होगा। तो कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। वो कब होगा? जब 0 पे होगा तब। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश के बारे में पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका चाल। क्या हो जाएगा? चाल। सदिश राशि क्या होता है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वो कहलाते हैं सदिश राशि। तो इसमें आपका बल, वेग और त्वरण ये सदिश राशि है। इसमें दिशा परिमाण दोनों होता है, लेकिन चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल 98 नंबर पे आते हैं। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता देते हैं, गैलेना जो है वो सीसा का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क होता है? सीसा का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जो प्रयुक्त होती है। पाश्चुरीकरण जो होता है वो दूध को बचा करके संरक्षित करने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये, ये हो जाएगा दूध के संरक्षण के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, पाश्चुरीकरण का खोज जो है वो लुई पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, वह तत्व जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है और सभी प्रोटीनों में पाया जाता है। तो ये तत्व हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब यहाँ पे आपका इसी के साथ जो है वो सवालों का जो सिलसिला था वो समाप्त होता है, और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप्स और महत्वपूर्ण सुझाव है कि फोकस ऑन
एनसीईआरटी बेसिस या एनसीईआरटी की बुनियादी बातों पर ध्यान दें। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर होगा वो भी कराया जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये रेगुलर होगा, पिछले वर्ष के प्रश्नों का नियमित अभ्यास करना होगा, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, और यदि हमको क्विक रिवीजन करना होगा तो इसके लिए हमको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, ताकि उसको हम जल्दी जल्दी देख करके क्विक रिवीजन करके हम लोग एग्जाम में जाएं, ठीक है। और यहाँ पे जो है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स डोंट जस्ट मेमोराइज, यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, कंसेप्ट को समझिए, केवल रटिए नहीं, ठीक है। गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स, तीनों विषयों को समान रूप से महत्व दें, यानी हम जो भी पढ़ते हैं सीखते हैं उसको समान रूप से महत्व दीजिएगा, क्योंकि सबका इम्पोर्टेंस होता है एग्जाम में। चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।